अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। एक वक्त था जब पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने के ख्वाब देखता था और हमारे यहाँ जो हमारे सियासतदान हैं वो ये दावा भी करते थे कि वो पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। हम एशियन टाइगर तो नहीं बने, अब हमारा ये आलम है कि अगर हम पाकिस्तान की मईशत की बात करें और जिस रफ्तार से हम ग्रो कर रहे हैं, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें पूरे एशिया में ये जो 46 इस खिते की इकोनॉमीज हैं उसमें हम बॉटम से कोई जो 4 ममालिक हैं उनमें आ रहे हैं। नेम एनी इंडिकेटर, वो महंगाई हो, वो आपके जो लोकल करेंसी की कदर में कमी हो या जो मुआशी तरक्की हो, तमाम में हमें इस वक्त तनज़ुली नज़र आ रही है। तो ऐसी सूरत में यकीनी तौर पर यह अवाम के लिए अच्छी खबर नहीं है। ऑलरेडी आपको पता है कि महंगाई का एक तूफान है। तो शहबाज, इसके अंदर सिर्फ जो एक सिल्वर लाइनिंग जिस पे ज़ाहिर है कि हर कोई इस पे एग्री भी करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट में, उधर से चलें शुरू कर लेता हूँ। उसमें यह कह रहे हैं कि हाँ, अगर पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात होते हैं, उसके नतीजे में जो गवर्नमेंट आती है, तो ऐन मुमकिन है कि उससे फिर जो मार्केट का कॉन्फिडेंस है, जो इन्वेस्टर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो रिस्टोर होगा एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि चीज़ें मस्बत तरफ बढ़ जाएं। अदर देन दैट, अदरवाइज इसमें कोई इस तरह की पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आ रही। देखिए, ये जो रिपोर्ट है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, ये एशियाई तरक्याती बैंक की फ्लैगशिप पब्लिकेशन होती है। अप्रैल और सितंबर साल में ये 2 दफ़ा इनके रिलीजेज होती हैं। एडीबी जो है वो यूजुअली उसकी जो रिपोर्ट होती है और उसकी पाकिस्तान के ऊपर कमेंट्री होती है वो इतनी हाश नहीं होती। उसके अंदर पॉजिटिविटी का वो एस्पेक्ट हमेशा जहन में रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो इशारे हैं वो अपनी जगह, उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, उसके लिए एक वर्डिंग और उसकी वजह भी बता देना, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक इज यूजुअली डोमिनेटेड बाय चाइना। तो चाइना भी और एक उनका अपना एक ब्यूरोक्रेसी का एशियन एक मिजाज भी है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक और IMF की जो एक लैंग्वेज होती है उससे। बट ये जो रिपोर्ट है उसमें अगर आप देखें उसके अंदर जाके, तो कभी जो आपने एक एशियन टाइगर की बात की, एशियन टाइगर तो एक साइड पे रह गया। हम जनूबी एशिया में भी हम समहाउ तीसरे चौथे नंबर पे, अगर 8 ममालिक हैं तो 8 में से हमारी इकोनॉमी जो ग्रो कर रही होगी वो तीसरे चौथे नंबर पे कर रही होगी। इन्फ्लेशन रेट इतना बुरा नहीं होगा, लेकिन अब जो सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि अब सिर्फ जनूबी एशिया ही नहीं, जो एशिया का पूरा खित्ता है जिसमें टोटल 48 ममालिक हैं और जो रिपोर्ट जिसको कवर करती है वो 46 ममालिक को करती है। तो उसमें पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ रेट उन्होंने दिखाई है इस साल के लिए 1.9%, वो खित्ते में 4th लोएस्ट ग्रोथ रेट है। और बाकी जो इकोनॉमीज हैं, या तो वो जैसे एक तो उसमें श्रीलंका, उसका एक अभी भी इशू चल रहा है, उसका 1.3% ग्रोथ रेट, और 2 ऐसी कंट्रीज बहुत बड़ी नहीं है। और जो महंगाई की इसके अंदर जो शरह बताई गई है, जो फोरकास्ट है, वो इस पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई का रेट होगा। तो ये एक बड़ा ही एक डेंजरस ट्रेंड है। और इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अप्रैल में जो फोरकास्ट था उसमें इन्होंने जो ग्रोथ रेट का फोरकास्ट है उसको कट किया है, और जो इन्फ्लेशन का फोरकास्ट था वो अप्रैल में इनका 15% था, अगले माली साल का ये जो चल रहा है, आज उसको 15% से बढ़ाकर उन्होंने 25% से भी ज्यादा ले गए हैं। तो इंडिकेटर्स ये दोनों इंतहाई खराब हैं। और इसके साथ ही इसके अंदर और बहुत सारी ऐसी चीजें इस रिपोर्ट के अंदर है जिससे नजर अब लग ऐसा है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया अगर पूरी एक मशरक की तरफ जा रही है तो पाकिस्तान मगरब की तरफ जा रहा है। जो एशिया का खित्ता है वो एक और एक रास्ते पे चल रहा है और पाकिस्तान उसमें एक आउटलायर हो गया है, बिल्कुल एक दूसरी साइड पे चल रहा है। 3-4 बड़े इंडिकेटर्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान किधर है और बाकी एशिया के जो ममालिक हैं वो किधर जा रहे हैं। ग्रोथ रेट पाकिस्तान का एशिया में 4th लोएस्ट है। इन्फ्लेशन पाकिस्तान की एशिया में हाईएस्ट है। और इससे हटकर 2 जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हैं जिसकी पाकिस्तान के लिए वैल्यू है वो आपका एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में जो वेटेड एवरेज एक जो उसके उनकी जो लोकल करेंसीज है उसमें जो कमी हुई है वो कोई 3.7% हुई है। उसके मुकाबले में जो पाकिस्तान में जो करेंसी की जो बेकदरी हुई है वो 30% डिवैल्यूएशन हुई है। चौथा जो इंडिकेटर, जो दुनिया के बाकी ममालिक, खत्ते के जो बाकी ममालिक हैं उसमें जो रेमिटेंसेज में कहीं पे 9% इजाफा हुआ है, कहीं पे 7% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं उसकी वो 13% पिछले साल कम हुई है। तो फंडामेंटल फ्लॉज आ गए हैं, और ये वो जो फ्लॉज हैं वो कल इलेक्शन होने से उसे जो इत्माद है वो तो बढ़ेगा, और जो बाकी चीजें करने से वो ठीक नहीं होने वाला। इट विल टेक टाइम। अब कामरान, इसके अंदर जो सवाल आ जाता है कि क्या हमारी डायरेक्शन ठीक है या नहीं ठीक, दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न। अभी तक लग रहा है कि हम एक्सपेरिमेंटल मोड के अंदर हैं। जिस तरीके से मुल्क का निज़ाम चलाया जा रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाया जा रहा है, तो वो जो डायरेक्शन है वो भी अब सीधी नहीं रही।
और बावजूद इसके कि पहले हम टूवर्ड्स साउथ जा रहे हैं, हम डाउन द हिल जा रहे हैं, उसके बावजूद हम करेक्शन पाथ पे नहीं जा रहे, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपने अपने जो कंफर्ट जोन्स हैं उससे वो बाहर नहीं निकल रहे। इसके अंदर जरूर देखें, एक कंसेंसस है हमारे यहाँ लोगों में कि जो भी इस वक्त मुल्क के हालात हैं, अगर इस मुल्क के अंदर जो भी एक लूली लंगड़ी जमहूरियत है, तो उसमें बेहतर यही है कि जो भी टफ फैसले करने हैं एक इलेक्शंस हों, जो गवर्नमेंट आए 5 साल का मैंडेट लेके, और बाहर की दुनिया भी उसी पर एतमाद करती है। कम से कम आज एक अब सिमत की बात करें तो एक क्लैरिटी भी नहीं है कि पता नहीं इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, तो इलेक्शन कमीशन ने कम से कम ये इशारा दिया है कि 90 दिन का मैंडेट तो वो पूरा बेशक नहीं हो रहा डिलिमिटेशन की वजह से, वो कह रहे हैं कि जनवरी के आखिर में अगले साल यानी कि 2024 में इलेक्शन जो है वो होंगे। तो इसका मतलब है कम से कम एक क्लैरिटी तो हमें नजर आ रही है, जो आई थिंक इन करंट सिचुएशन में विच इज अ गुड थिंग। बट आगे क्या होता है, अगेन एब्सोल्युटली यू आर राइट कि किसी जो सबसे बड़ा कंसर्न है, हम यहाँ पे बातें तो करते हैं, मेरा ख्याल है जो हमें कंसर्न होना चाहिए, आपने कहा ना कि ओवरऑल डायरेक्शन नहीं है मुल्क की, मेरे ख्याल में जितनी जो पॉलिटिकल जमातें हैं सारों को आजमा भी चुके हैं, किसी के पास कोई इकोनॉमिक क्लियर रिवाइवल प्लान है भी नहीं। ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। इसमें यही मसला है कि अगर अब जैसे इलेक्शन का जब ये सारा सिलसिला शुरू होगा तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी है उस पर क्या होगा कि नवाज शरीफ ने क्या कह दिया, शहबाज शरीफ ने क्या कह दिया, इमरान खान साहब अगर वो जेल से बाहर आ जाते हैं उन्होंने क्या कह दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कह दिया, महंगाई, गुर्बत, तरक्की की शरह, निजकारी, आपके जो एक्सटर्नल अकाउंट्स के प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की, IMF का प्रोग्राम, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, इसके ऊपर ना मेन स्ट्रीम मीडिया का फोकस होगा और ना ही इन पॉलिटिकल पार्टीज का फोकस होगा। जब तक इन तमाम सियासी जमातों को अकाउंटेबिलिटी, उनकी इकोनॉमिक, उनके जो एजेंडाज हैं, उनके मैनिफेस्टोज हैं, उसके ऊपर उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, ये निज़ाम इसी तरह ही चलता रहेगा। अब मसला यह है कि अभी भी फंडामेंटल जो रिफॉर्म्स हैं उसको इस्लाहात करने को कोई भी तैयार नहीं है। ये तो बात जरूर हो रही है जी कि कुछ इदारों की निजकारी कर दी जाए, उसके ऊपर बात आगे जाके करेंगे, लेकिन वो जो फैक्टर जिसकी वजह से पाकिस्तान यहाँ पे खड़ा हुआ है और जिसको करेक्ट किए बगैर आप आगे नहीं चल सकते, उसके ऊपर बात नहीं हो रही। आज अगर इंटरिम गवर्नमेंट है वो आज की बात नहीं कर रही, तो उसका मैंडेट ही 3 से 6 माह का, वैसे तो आईनी तौर पर 3 माह का, ये 6 माह ले जाएंगे, तो वो बात कर रही है आज से 5 साल बाद की। तो ये जो इंडिविजुअल ड्रिवन जो चीजें होती हैं, जिसमें आपके जो निज़ाम होता है, जो इदारे होते हैं, जिनकी अहमियत होती है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरीज होती हैं, उसके ऊपर इनका जो फोकस है वो कम चला गया। बहरहाल इस रिपोर्ट के अंदर कामरान कुछ और भी चीजें हैं जिसमें उन्होंने फिस्कल के हवाले से बात की कि पाकिस्तान का जो फिस्कल, उन्होंने ऐसा कमेंट तो नहीं किया कि ये मिस करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली जो पाकिस्तान के साल का बजट का खसारा है, इनका हदफ है 7.5% का, और जो प्राइमरी बजट का इनका सरप्लस 0.4% का, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ग्रेजुअली इसका एक ऊपर डिक्लाइनिंग ट्रेंड आएगा। ओवरऑल जो भी जो इंडिकेटर्स हैं इंडिकेटिंग कि शायद यहाँ पे कुछ स्लिपेजेस हों। एक चीज इंपॉर्टेंट इस रिपोर्ट के अंदर है, उन्होंने कहा ये जो फिस्कल कंसोलिडेशन पाकिस्तान कर रहा है, इसमें 2-3 फैक्टर्स का उसमें जिक्र किया उन्होंने, खास तौर पर उन्होंने दिफाई जो हमारे अखराजात है उसका जिक्र किया कि जो डिफेंस स्पेंडिंग होगी उसको ये लिमिट करेगी हुकूमत। अब लिमिट से क्या मुराद है, क्योंकि बजट तो एक अनाउंस ऑलरेडी हो चुका है, इसका मतलब को कट लगाने की इन्होंने कोई बात की है IMF से या कुछ ऐसी, मेरे एटलीस्ट आई डोंट नो अबाउट दैट। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि जो एनर्जी सब्सिडीज हैं, एनर्जी सब्सिडीज के ऊपर भी हुकूमत जो है उनको कटेल करेगी। और उससे आपको याद होगा कि जो इन्होंने एक सिलसिला शुरू किया था IMF के साथ कि हम कुछ रिलीफ लेंगे, और रिलीफ लेके रिलीफ भी क्या कि जो बिलों की 3 इन्होंने एक साथ करनी थी बिजली के बिलों की, वो भी शायद अब चीज़ अब खत्म होने जा रही है, ये भी उसके ऊपर कोई खास प्रोग्रेस ये नहीं कर सकते। शरह सूद के ऊपर उनके कमेंट्स ये है इस रिपोर्ट के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक के कि जो इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, और जो मीडियम टर्म इनका एक हदफ है महंगाई को कम करने का 5 से 7% लाने का, उसको हासिल करने के लिए ADB का ये ख्याल है कि अब जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है इसको शरह सूद में मजीद इजाफा करना पड़ेगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट। उसके साथ ही जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इनके ख्याल में कोई 1.5% ऑफ द GDP के करीब रहेगा, विद इन मैनेजेबल लिमिट है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम वही है कि हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है। इलेक्शंस और बिजनेस कॉन्फिडेंस का उन्होंने इसका जिक्र तो जरूर किया है, बट उन्होंने इस चीज़ के ऊपर भी उनका एक एम्फेसिस है कि ये जो कॉन्टिन्यूटी है और जो आप पॉलिटिकल आप बात कर रहे थे चीज़ों की, उसका एक इम्पैक्ट जो फॉरेन लोन्स की डिसबर्समेंट्स होती हैं इलेक्शन साइकिल से, उससे भी ये चीज़ें रिलेटेड होती हैं। इसके ऊपर मेरा ख्याल हमने कल के प्रोग्राम में भी बात की थी। बहरहाल ये रिपोर्ट ओवरऑल आई थिंक कोई एक पॉजिटिव एक जो ट्रेंड और एक जो डायरेक्शन है उसकी तरफ बिल्कुल भी इशारा नहीं कर रही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंटली जो आपने अभी जिक्र भी किया कि आई थिंक
दो के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से, जैसे कल भी हमने जिक्र किया था कि कुछ रुपए की कदर में बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर अगेन बड़ा वाज़ेह है कि ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में जो एक्सचेंज रेट है कितना स्टेबल रहेगा, इस बात के ऊपर कि जो पाकिस्तान के बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं और उसके साथ साथ जो मल्टीलैटरल पार्टनर्स हैं वो क्या पाकिस्तान को बर वक्त पाकिस्तान को जो भी बेल आउट या फाइनेंशियल हवाले से मदद करते हैं, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इन्हिसार होगा। यानी कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से जो पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल नहीं रहेगा। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक और अहम इशू के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि एक दफ़ा फिर PIA जो है वो खबरों में है और ये खबरें भी आती रही कि शायद PIA के हालात इस हद तक बुरे हो चुके हैं कि शायद उसको ग्राउंड करना पड़े, यानी कि PIA के ऑपरेशंस बंद करना पड़े। इस हफ्ते एक जो डेवलपमेंट हुई, हमने देखा कि एक और एडिशन हुई जो निगरान विफाकी काबीना है और उसमें फवाद हसन फवाद साहब को इंडक्ट किया गया एज फेडरल मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन। फवाद हसन फवाद कोई अननोन नाम नहीं है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे PMLN की जब गवर्नमेंट थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के, और कई ज़ाहिर के हवालों से वो जाने जाते हैं, दो के नैब के हवालों से उन्होंने केसेस भी भुगते। तो अब उनको प्राइवेटाइजेशन का जो कलमदान सौंपा गया है, तो एक जो चर्चा है वो यही है कि शायद जो निगरान हुकूमत है, जो पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि एक्सपेडाइट करेगी निजकारी का जो मरला है, और खास करके PIA के भी उसमें जिक्र करें। तो सबसे पहले तो शहबाज, PIA की अगर बात करें, PIA की हालात हम पहले भी डिस्कशन करते रहे हैं। एक सिंपल सा इंडिकेशन तो यही है कि लेट से कि जो अदाद-ओ-शुमार हैं कि अगर माहाना 22 अरब रुपए अगर रेवेन्यू इकट्ठा करती है PIA, खर्चा जो है उनका 35 अरब रुपए है, यानी कि 13 अरब रुपए तो हर महीने सीधा सीधा मतलब जो हुकूमत है ये नेशनल एक्सचेकर से जाएगा। अब इसी हफ्ते हमने फवाद हसन फवाद साहब ने दो के वो कह रहे थे कि अभी तो वो ब्रीफिंग्स ले रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी खबरें चली PIA के हवाले से कि मजबूरन उनको प्री मेच्योरली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। तो आपकी क्या सेंस है PIA को लेकर के क्या हो रहा है? एक क्लैरिटी तो उन्होंने दी कि कम से कम PIA बंद नहीं हो रही, लेकिन अगर बंद नहीं भी हो रही लेकिन चलेगी कैसे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, उनकी जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें 3-4 चीज़ों पर उन्होंने क्लैरिटी दी। नंबर 1 कि वो वजीर निजकारी बने क्यों। उन्होंने कहा जी कि उनको कहा गया कि आप ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, और उन्होंने कहा जी कि कोई और ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। और दूसरों का जी मेरा पर्सनल भी इस चीज़ के ऊपर उनका है बिलीव है कि जब तक आप इन अदारों को फिक्स नहीं करेंगे तब तक जो है पाकिस्तान के जो हालात हैं वो ठीक नहीं होंगे, हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस नहीं होगी स्पेंडिंग करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह, ये सारी बातें होती रही हैं, बट दो बातें जो उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जो मेरे लिए थोड़ा सा कोई उतने मेरे लिए पॉजिटिव नहीं थी। नंबर 1, उन्होंने कहा जी कि हम PIA को ग्राउंड नहीं होने देंगे। ये वज़ीर आज़म की उन्होंने कहा कि पहली ही मीटिंग में मुझे ये उनकी हदायत थी कि PIA विल कीप फ्लाइंग, नंबर 1। और नंबर 2, उन्होंने कहा जी कि जितने भी सरकारी इदारे हैं जब हम इनकी निजकारी करेंगे तो इसमें किसी भी शख्स को फारिग नहीं किया जाएगा। अब दोनों ऐसी चीज़ें इनकी पॉलिटिकली तो ये बड़ी अच्छी लगती हैं कि PIA ग्राउंड नहीं होगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी एक एयरलाइन जिसके अंदर तकरीबन अब तक उसके जो क्यूमुलेटिव लॉसेज हैं कुछ 750 अरब रुपए से ज़्यादा हो चुके हैं, नंबर 1। ऐसी एयरलाइन जिसकी मिसमैनेजमेंट जो है वो नोन है, ऐसी एयरलाइन जो कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी इदारे की तरफ, सिंगल एंटिटी की तरफ हाईएस्ट एनुअल लॉसेज करती, तो वो ग्राउंड क्यों नहीं हो सकती? उसके पीछे क्या वजह है? क्या हमें ऐसी वो लाजवाब सर्विस दे रही है PIA कि उसको ग्राउंड करेंगे तो जो मुल्क की जो तरक्की है वो रुक जाएगी? ऐसी हमें सर्विस मिल रही है कि मुल्क से बाहर कोई जा नहीं सकेगा, मुल्क के अंदर कोई नहीं जा सकेगा, ऐसी तो वो सर्विस दे ही नहीं रही। तो फिर क्या वजह है? कौन लोग हैं जो अभी भी अरबों रुपया माहाना वो चाह रहे हैं कि PIA को सब्सिडाइज किया जाए टैक्स पेयर्स की मनी से? और मुझे ये समझ भी नहीं आती, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कथा कलामी हो रही है कि वो कौन लोग हैं कि जो, जैसे मैंने सिंपल एक मैथ्स बताई कि हर महीने 13 अरब रुपए अगर हुकूमत पाकिस्तान जो है अपनी जेब से देगी तो तब ये PIA चलती है, और वो टैक्स पेयर्स की मनी है। तो हमारे यहाँ शायद लोग एक मिसकंसेप्शन भी है, या डिलिबरेटली जब प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो शायद लॉबिंग शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि अगर आप भी कोई इनफरादी तौर पर भी कारोबार कर रहे हो और अगर आपको एक दिन भी नुकसान होगा तो अगले दिन आप सोचेंगे कि मैं अपनी जेब से पैसे क्यों दूं, तो सरकार अपनी जेब से पैसे क्यों दे। और मुझे ये लगता है कि जैसे आपने दो बातें कही जी कि एक तो ग्राउंड नहीं होगी, दूसरा किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी सरकारी इदारे से फारिग नहीं किया जाए। क्यों नहीं फारिग किया जाएगा? अगर उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो क्यों नहीं फारिग किया जाएगा? मतलब ये क्या अब जो नेशनल एक्सचेकर से आप उनको पैसे देते रहेंगे? दिस व्हाट इज द प्रॉब्लम। अब जो आज की हम डिस्कस भी चीज करना चाह रहे थे, अब इसकी ईयर्स ऑफ मिसमैनेजमेंट के बाद
और उसकी एक बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट की वजह कि प्रोफेशनल यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स नहीं आते रहे, एयरफोर्स से लोगों को लिया जाता है। अब एक आपका एक जो आर्म फोर्स है, एक एयरफोर्स है, उसको उसके किसी पायलट का, उसके किसी एयर वाइस मार्शल का, एयर मार्शल का उसका एक्सपीरियंस और है, कमर्शियल एयरलाइंस की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके बावजूद ये अब चाहते हैं कि ये निज़ाम भी इसी तरह चलता रहे, उनको पैसे भी दिए जाते रहे। पर खबर ये है कि PIA ने प्रपोज किया है हुकूमत पाकिस्तान को कि जो मौजूदा हालात हो गए उसमें ना वो अपना जो कर्ज है वो वापस कर सकती है और ना ही कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी की जा सकती है। तो हुकूमत से ये रिक्वेस्ट की गई है कि उसका जो डेट है तकरीबन 260 अरब रुपए का जो डोमेस्टिक डेट PIA ने लिया हुआ है और जिसकी गारंटीज फेडरल गवर्नमेंट ने दी हुई है, इस डेट की रिस्ट्रक्चरिंग कर दी जाए। कुछ अर्सा के लिए बैंकों को ना तो असल रकम वापस की जाए और ना ही सूद वापस किया जाए। इसकी जो बुनियादी वजह है इनकी परफॉर्मेंस है फाइनेंशियल, एक महीने में इनके जो एस्टिमेट्स हैं कि इनकी जो एनुअल मंथली जो सेल्स हैं वो तकरीबन 22 अरब रुपए की, और उसके मुकाबले में इनके जो अखराजात हैं वो हैं 35 अरब। और इस 35 अरब रुपए के अखराजात में जो सबसे बड़ा खर्चा है 10.5 अरब रुपए का एक वो है इनका जो डेट सर्विसिंग है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर जो सूद है उसकी अदायगी है। इसमें कुछ तकरीबन 5.25 अरब रुपए की प्रिंसिपल अदायगी होती है डोमेस्टिक बैंकों को, और तकरीबन 5 अरब रुपए का माहाना सूद दिया जा रहा है डोमेस्टिक बैंकों को। तो PIA ये चाह रहा है कि इसकी जो है डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर दी जाए। फवाद हसन फवाद से हमने पूछा था कल, वो कह रहे थे प्रपोजल बिल्कुल आया हुआ है, अभी वो इसको स्टडी कर रहे हैं और इसकी अभी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन कामरान आखिर डेट रिस्ट्रक्चरिंग ही क्यों? ठीक है, अगर एक ऑप्शन है तो फिर इसके साथ बाकी चीजें ये खुद क्या कर रहे हैं? सिर्फ अगर एक डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर देंगे क्या उससे मसला हल हो जाएगा? फिर कल कोई और मसला खड़ा हो जाएगा। अब इन्होंने अपना जो रिस्ट्रक्चरिंग का एक ओवरऑल जो प्लान है वो 3 चीजों के ऊपर इनका मुनहसर करता है, और मेरा ख्याल इसी बेस के ऊपर जो है ना हुकूमत को फैसला कर लेना चाहिए, इसको बंद कर दे PIA को बजाय इसको हवा में रखने के। वो कह रहे हैं जी कि हम चूंकि फाइनेंशियली हम वायबल एंटिटी नहीं है, मान रहे हैं, इसलिए डेट रिस्ट्रक्चरिंग आप मान रहे हैं, तो आप हमें बैंकों से ये हमें रिलीफ लेके दे। दूसरा वो कह रहे हैं कि इस रिलीफ लेने के बावजूद भी चूंकि इनका एक गैप रह जाता है, तो उस गैप को ये कैसे मंथली कवर करना चाहते हैं। इन्होंने कहा जी कि 1.25 अरब रुपए का मंथली जो टैक्स इकट्ठा होता है फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में टिकटों के ऊपर, जो आप और मैं टिकट खरीदते हैं उसके ऊपर एक टैक्स लगा हुआ है, तो इसकी कलेक्शन कहते हैं हम ये कलेक्शन FBR को नहीं देंगे, हम ये अपने पास रखेंगे। FBR का रेवेन्यू, सरकार का रेवेन्यू PIA अपने पास रखेगा क्योंकि ये खुद इस काबिल नहीं है। तीसरी चीज वो कह रहे हैं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी को मुख्तलिफ मद में हम जो पैसे देते हैं तकरीबन वो बनता है 1.8 अरब रुपया माहाना, वो भी हम नहीं देंगे। मतलब बैंकों को कर्जा वापस नहीं करेंगे, बैंकों को सूद नहीं देंगे कर्जों के ऊपर, FBR का जो टैक्स आपने इकट्ठा किया FBR को हम वो टैक्स नहीं देंगे, उसकी जो अदायगी नहीं करेंगे जो लोगों से लिया हुआ है, और सिविल एविएशन अथॉरिटी के हम चार्जेस पे नहीं करेंगे। तो ये है PIA की रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान, और इस बेस के ऊपर वजीर आजम साहब फरमा रहे हैं कि हमने इसको हवा में रखना है। मतलब इस प्लान के अंदर ये कुछ भी नहीं है कि इसको आप एक लॉस मेकिंग एंटिटी से मुनाफा बख्श कैसे बनाएंगे, इसमें कौन से नए रूट्स ऐड करेंगे, अवाम को उससे कैसे रिलीफ मिलेगा, इसके बारे में कोई प्लान नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो आदाद-ओ-शुमार है, इट्स क्लियर कि दुनिया में अब ये चीज़ें हम नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि हुकूमतों का काम बिजनेस करना नहीं है। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में एयर इंडिया कुछ अर्सा पहले टाटा नहीं बनाई थी, दोबारा उन्होंने खरीद ली और अब वो 300 नए जहाज़ों की उन्होंने इवन के ऑर्डर किया हुआ है, बोइंग और दूसरा जो फ्रेंच एयरबस जो है वहाँ से। तो ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि टोटल अब इनकी लाइबिलिटीज़ जो हैं PIA की वो 750 अरब रुपए हैं, जो गालिबन जो अगर PIA की आज की अगर वैल्यू लगाएं तो वो 5 गुना ज्यादा है उसकी कीमत से भी। तो ऐसी सूरत में अगर प्राइवेटाइजेशन के लिए भी जाते हैं तो मुझे बताएं कि कौन इसे खरीदेगा विद दीज काइंड ऑफ लाइबिलिटीज। देखिए इसमें इनका प्लान ये है, और ये पुराना प्लान है, डॉक्टर इशरत हुसैन साहब जब होते तब से ये है कि PIA जो कंपनी है इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। एक हो गुड PIA जिसको बेच दिया जाए, जिसमें उसके एयर रूट्स हों, सारे जहाज हों, ये सारी चीज़ें, और एक होगी बैड PIA। बैड PIA के अंदर ये तमाम नुकसानात पाक कर दिए जाएं, और उसके साथ ये कुछ इनके एसेट्स हैं, जैसे स्क्राइब होटल है पेरिस में, रूजवेल्ट होटल है न्यूयॉर्क में, वो एसेट्स इसमें डाल दिए जाएं और उसको बेचकर ये जो कर्जे हैं उसकी कुछ अदायगी करें। वो रकम बहुत हो रही है, बट जो बॉटम लाइन है इनकी, इन्होंने अभी जो 13 अरब रुपए का जो नुकसान उन्होंने माहाना निकाला हुआ है, और इसको पूरा करने के लिए जो एनुअल
इनकी जो इनको कैश इंजेक्शन चाहिए वो कोई 153 अरब रुपए की बनती है। और जिस किस्म का ये प्लान लेके आ रहे हैं कि किसी का टैक्स रोक लो, किसी के चार्जेस रोक लो, किसी की कर्ज की अदायगी रोक लो और हमें चलने दो, इस प्लान के बाद तो मेरा ख्याल ऐसे प्लान को प्रपोज करने वालों को कह देना चाहिए था कि आप बराए करम अगली मीटिंग में ना आइएगा। इनके जो खर्चे हैं बड़े बड़े वो कौन से हैं PIA के इस वक्त? इनकी जो सेल्स हैं वो 22 अरब रुपए की हैं। तकरीबन इनका 8 अरब रुपए का इनका मंथली इनका फ्यूल का खर्चा है। उसके साथ ही इनकी जो स्टेशन है मुख्तलिफ, उसके ऊपर जो डिस्बर्समेंट है कोई 1.2 अरब रुपए की एक इन्होंने दिखाई हुई है। जो फॉरेन स्टेशन है इनके इंटरनेशनल स्टेशन उसकी डिस्बर्समेंट लैद हैं। दुबई में इनका खर्चा, दुबई का जो स्टेशन है उसको रन करने का इनका खर्चा 83 करोड़ रुपया पर मंथ है। जद्दा का जो इनका स्टेशन है उसका मंथली खर्चा 1 अरब 83 करोड़ रुपया है। उसके अलावा जो बाकी दुनिया में इनके मुख्तलिफ स्टेशन है उसका खर्चा कोई तकरीबन 122 मिलियन कम है वो। फिर इन्होंने जहाज जो इन्होंने एक साथ वो लिए हुए लीज के ऊपर, उसकी अदायगियां कोई 2.5 अरब रुपए की पर मंथ बन रही है इनकी। और बहुत सारे खर्चे ओवरफ्लाइंग इन्होंने चीजें डाली हुई हैं। सैलरीज का इनका जो बिल है वो 1.1 अरब रुपया पर मंथ, और पेंशन इसके अलावा है तकरीबन 350 मिलियन रुपीस की पर मंथ। तो ये इनके अखराजात की शीट है। ये यहाँ पे जो मैंने इनकी चीजें देखी हैं और जो मुझे कुछ ज़राए ने भी बताया है, इन्होंने अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं बताई जिसमें लगा हो कि PIA की मैनेजमेंट ने खुद कोई एफर्ट ये करना चाहते हैं इन अखराजात को कम करने के लिए। वो मांग क्या रहे हैं कि डेट रिलीफ दे दो, FBR का पैसा रोक लो, सिविल एविएशन अथॉरिटी का पैसा रोक लो, हमसे कुछ ना पूछो, हमने कुछ नहीं करना, हमारा कोई बंदा फारिग नहीं होगा। और इन्होंने देना किसका कितना पैसा है? 260 अरब रुपया जो इन्होंने डोमेस्टिक बैंकों का देना है। अब ये डोमेस्टिक बैंक्स सिर्फ गवर्नमेंट की बैंक्स नहीं है, इसमें प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं। सबसे ज्यादा जो इन्होंने पैसा देना है वो बैंक ऑफ पंजाब का देना है 56 अरब रुपए का। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान अगेन हुकूमत का बैंक है, टैक्स पेयर्स की मनी है ये, इसका तकरीबन 33 अरब रुपया इन्होंने एक देना है। फिर एक नेशनल बैंक और UBL का एक कंसोर्टियम बना हुआ है, उससे इन्होंने $120 मिलियन का कर्जा लिया हुआ है, उसका 37 अरब रुपया इसके अलावा है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से भी हमने कर्जा लिया हुआ है $250 मिलियन का, 76 अरब रुपया इसका इन्होंने देना है। अलबराका बैंक का 9 अरब रुपया देना है। अस्करी बैंक है उसका इन्होंने 43 बिलियन रुपीस देना है। बैंक इस्लामी का 22 अरब, फैसल बैंक का 32 अरब, HBL का 29 अरब, ये उसके अलावा जो कंसोर्टियम वाली रकम है। JS बैंक का 34 अरब, सुनहरी बैंक का 5 अरब। अगर कामरान देने ही देने हैं इन्होंने और देना चाहते नहीं है, तो ये इनकी जो है ना वो ग्रेट क्या इनका वो कभी कोई स्लोगन भी होता था, ग्रेट पीपल फ्लाई विद ग्रेट एयर, समथिंग लाइक इस तरह का वो कुछ था। लेकिन अब तो जिस किस्म के हालात और जिस किस्म के मैनेजमेंट के ये प्लान्स लेके आ रहे हैं, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि ये प्राइम मिनिस्टर का या निजकारी के वजीर का ये फैसला जाते जाते ये जो सारी आपने ग्राउंड ना किया बातें की हैं आपने कि अगर ये PIA ऐसे ही चलती रही, मतलब जो हुकूमत पाकिस्तान है वो उनकी लाइबिलिटीज को और इस तरह इनको कर्जे देती रही, तो बाय 2030 मीन के 6.5 साल के बाद या 7 साल के बाद ये जो लाइबिलिटीज हैं और जो कर्जा है PIA का ये बढ़कर कोई 1977 अरब रुपए यानी कि 2000 अरब रुपए हो जाएगा। और ये अगर आदादो शुमार अपने सामने रखें तो शहबाज मेरा ख्याल है कि अगर इसको फ्री में भी बेच देना तो मेरा ख्याल है कि रियासत पाकिस्तान को फायदा रूट्स हैं। आज कल जो फवाद ने बात की कि 95 रूट्स हैं और सारे ल्यूक्रेटिव रूट्स हैं इंटरनेशनल, उसके बावजूद अरबों रुपए का नुकसान कैसा हो रहा है। जो पाकिस्तानी अब जो है ना ट्रैवलर, बिल्कुल वो प्रेफर नहीं करता कि अगर उसने इंटरनेशनल फ्लाइट लेनी है तो वो PIA के साथ जाए, उसके जहाज इस काबिल नहीं है, उसकी एयर सेफ्टी के इश्यूज अभी तक यूरोप के अंदर उनको फ्लाइंग की परमिशन नहीं है। तो इस किस्म के जो इनकी चीजें हैं वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट। हालांकि आप यही देखें कि अगर ये PIA वाकई इतनी एफिशिएंट होती है और आपने कहा कि 95-96 बड़े जबरदस्त लुक्रेटिव रूट्स हैं, तो आप यूरोप या किसी भी मुल्क में जाते हैं जहां पर आपको एक दो आपको एयरलाइन जो है ना चेंज करनी पड़ती हैं, तो डायरेक्ट अगर आपको फ्लाइट हो तो आप इजीली किसी भी डेस्टिनेशन पर 8, 10, 12 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो अगर इस तरह की फैसिलिटी हो तो क्यों नहीं जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जो पाकिस्तानी बाहर से जाते हैं, तो वो डेफिनेटली इसको प्रेफर करेंगे। लेकिन आप सोचने वाली बात है PIA क्या करती है। बहरहाल मुझे तो जितना समझ आई है कि बस इसको बेच देना। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 2 के जो निगरान हुकूमत है वो आई तो कुछ अरसे के लिए है, लेकिन लगता यह है कि चंद हफ्ते हुए हैं इन्हें आए हुए और अभी से मसाइल इनके शुरू हैं। और अगेन आई थिंक फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है दैट इज द की मिनिस्ट्री, क्योंकि अगर इस निगरान हुकूमत का कोई काम है तो वो वही है कि किस तरीके से पाकिस्तान को अगर मुआशी मुश्किलात कम नहीं होती तो कम अज़ कम उसमें इजाफा ना हो। लेकिन खबर यह है कि जो मौजूदा जो निगरान हुकूमत है वो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके जो इख्तियारात हैं
वो कम करने पे तुली हुई है, तो इसकी आखिर क्या वजह है? देखिए, ये परफॉर्मेंस बेस्ड अगर चीज़ें हो रही हो तो फिर तो ठीक है। आई डोंट नो इसका बैकग्राउंड क्या है। ये अपनी जगह पे सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। प्राइमरीली जब डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा को कैबिनेट में इनको इंडक्ट किया गया तो उनको 4 पोर्टफोलियोज दिए गए थे: फाइनेंस, रेवेन्यू, इकोनॉमिक अफेयर्स और प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन नॉर्मली फाइनेंस मिनिस्टर के पास होता नहीं है पोर्टफोलियो, उसका पोर्टफोलियो हमेशा सेपरेट ही रहा है, एक्सेप्ट जब हफीज शेख साहब वजीर थे तो उनके पास प्राइवेटाइजेशन का चार्ज भी था जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो वो वाला पोर्टफोलियो से वापस लेके फवाद हसन फवाद को दे दिया गया, उसकी समझ आती है, दैट इज नॉट एन इशू। वो कैबिनेट में आपने एक नया वजीर लगा दिया और उनको दे दिया। बट जो चीज़ कामरान एक हुई है इंपॉर्टेंट, वो ये हुई है कि प्राइम मिनिस्टर ने डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा को 2 काबीना की कमेटीज की जो चेयरपर्सनशिप्स थी वहां से उनको हटा दिया गया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा। ये जो डॉक्टर शमशाद अख्तर है एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, वो चेयरपर्सन थी कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन जो निजकारी के लिए काबीना की कमेटी बनी हुई है, और दूसरी है कैबिनेट कमेटी ऑन इंटर गवर्नमेंटल ट्रांजैक्शंस, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आप कुछ असासे बेचना चाहते हैं उसके मामला से रिलेटेड जो काबीना की कमेटी है उसके चेयरपर्सन पहले इसहाक डार साहब थे। जब ये गवर्नमेंट बनी तो डॉक्टर शमशाद अख्तर साहब है, बिकॉज ऑफ हर पोर्टफोलियो। तो अब उन दोनों कमेटीज की चेयरपर्सनशिप से इनको हटा दिया गया है, और इंटरेस्टिंगली दोनों पोर्टफोलियोज फवाद हसन फवाद साहब को दे दिए गए। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा मुझे इजाजत दें, सवाल ये बनता है, देखें फवाद हसन फवाद जाहिर है कि उन्होंने कैबिनेट ज्वाइन की है। आई एम श्योर कि कोई भी जो बंदा होता है अपनी कुछ कंडीशंस रखता है, तो क्या ये मुमकिन है कि वो चाहते हों कि वो बाइख्तियार निजकारी के वजीर हों? तो हो सकता है कि उनका ये मुतालबा हो कि फिर उनको पूरा इख्तियार देना चाहिए। नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एक तरीकेकार होता है। एक प्राइवेटाइजेशन कमीशन है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन का जो चेयरमैन है वो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर है। जो भी एंटिटी आपने बेचनी है, कोई शेयर्स मार्केट में बेचने हैं, तो जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन का बोर्ड है जिसका सरबरा वजीर खुद होता है, वो उसकी रिकमेंडेशन देता है काबीना की कमेटी बराए निजकारी को। तो अब फवाद हसन फवाद साहब एज अ चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड उसकी सिफारिश देंगे काबीना कमेटी को, फिर उस कुर्सी से उठेंगे, वो दूसरी कुर्सी पे जाएंगे, बैठेंगे, वहां पे एज अ चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन उस फैसले की इंडोर्समेंट करेंगे। अब हालांकि वो कमेटी बहुत ब्रॉडर होती है, जो बोर्ड होता है उसमें आपके प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर से भी होते हैं, प्राइवेटाइजेशन कमीशन के लोग होते हैं। जो काबीना की कमेटी है इसमें डेफिनेटली फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये एक जो पर्पस था कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन का, उसके 2 मकासद होते हैं। एक तो ये कि आपका प्राइमरीली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, कि जो चेयरमैन है वो एक फैसला कर रहा है, वो अपने फैसला डेफिनेटली वो कमेटी में डिफेंड करेगा, तो फिर फैसला मुख्तलिफ तो ना हुआ ना। माजी में कई दफा ऐसे हुआ है कि जो कमीशन का, जो बोर्ड का जो काम था, उसको चैलेंज किया गया है काबीना की कमेटी ने ऑन मेरिट प्रोफेशनल बेसिस के ऊपर, और उसमें तब्दीलियां आई हैं। तो जब चेयरमैन खुद एक चीज को इंसिस्ट कर रहा होगा कि नहीं ये फैसला मेरा कमीशन के बोर्ड का ठीक है, तो वो फिर उसको बाकी मेंबर्स के साथ अपोज कर सकते हैं। पाकिस्तान में कितनी डेमोक्रेसी, कितना लोग फ्रीली बात करते हैं, वो एक ओवरसाइट का जो रोल है वो खत्म हो जाता है। और दूसरा इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का होगा। बाकी भी कुछ चीजें हो रही हैं, और ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था कि अब इसका करने का क्या मकसद है क्या नहीं, तो ये तो हुकूमत को बताना चाहिए। और दूसरा इसके अंदर जो एस्पेक्ट है वो ये है कि जो वज़ारत ख़ज़ाना के अंदर भी अब जो फोकस है डॉक्टर शमशाद अख्तर साहबा का उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जो लॉन्ग टर्म की हैं, शॉर्ट टर्म के ऊपर वो इतना फोकस नहीं कर रही। अच्छा। तो उसके लिए अब उनको बजाय कि वो जो रेगुलर विंग्स होते हैं फाइनेंस डिवीजन के, वहाँ से उस काम के लिए उनको सपोर्ट किया जाए, तो उनको एक अलग एक टीम दे दी गई है। 3 एडिशनल सेक्रेटरीज उनके साथ लगा दिए गए हैं, फ्रेश अपॉइंटमेंट्स की गई हैं, पोस्टिंग्स की गई हैं, और वो उनको असिस्ट करेंगे। बट वो अब एक स्पेशल एडिशनल सेक्रेटरी अगर कोई होगा जो एक लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर काम करेगा, तो उसको नेचुरली जो एक फील्ड सपोर्ट होती है आपको, जो लाइन मिनिस्टर विंग से आपको आती है, एक्सटर्नल फाइनेंस से आएगी, इंटरनल फाइनेंस से आएगी, या बाकी बजट विंग से आएगी, वो फिर उस तरीके से वो एडिशनल सेक्रेटरी का उसमें कोई रोल नहीं होता। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ें, इसका मतलब है कि कुछ इंटरनल चीज़ें रिव्यू हुई हैं, उसके बाद इनसे प्राइवेटाइजेशन का पोर्टफोलियो भी वापस लिया गया और 2 काबीना की कमेटीज भी वापस ली। चलें जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस हफ्ते सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी टेलीविज़न फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया है, और कई हवालों से इसे एक तारीखी इंटरव्यू करार दिया जा रहा है। 2019 के बाद ये किसी भी अमरीकी टेलीविज़न चैनल को उनका ये पहला इंटरव्यू था, और इम्पॉर्टेंटली जो 2019 में उनका इंटरव्यू था उसमें तो उन्होंने अपनी अरबी ज़ुबान में इंटरव्यू दिया था, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने बाकायदा तौर पर अंग्रेज़ी ज़ुबान में इंटरव्यू दिया, और इसमें बहुत से अहम
इश्यूज़ के ऊपर। वो सऊदी अरब का जो विजन है 2030 हो, टूरिज़म के हवाले से, IT, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उस पर उन्होंने बात की। और किस तरीके से जो सऊदी वलीअहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया अब तेल के बजाय जो बाकी शोबे हैं इक्तिसादी और मुआशी, उनमें ग्रो करना चाहता है। लेकिन दो अहम चीज़ें इस इंटरव्यू में उन्होंने कही जो इस खित्ते और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अहम है। सबसे पहले जब उनसे एक सवाल हुआ जो हमेशा से एक इशू रहा है कि अगर ईरान जो है जी, ये जो जवाब उन्होंने दिया 2019 में भी शहबाज यही उन्होंने जवाब दिया था कि पहले तो जो जौहरी हथियार हासिल करना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये इंसानियत के लिए, और वैसे भी दुनिया एक और नागासाकी और हिरोशिमा नहीं देख सकती। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करेगा तो फिर सऊदी अरब के पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट इसके कि वो भी न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो एक्वायर करें। लेकिन इस हवाले से आई थिंक ये भी ज़रूरी है कि ईरान, बेशक उन पर इल्ज़ाम लगता रहा है कि ईरान पब्लिकली हमेशा ये कहता रहा है कि उन्होंने कभी भी जौहरी हथियार बनाने की कोशिश नहीं की। जो भी उनकी एफर्ट रही है वो पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से थी। कामरान, इसमें सऊदी अरेबिया का भी अभी रिसेंटली वो भी तो एफर्ट्स कर रहे हैं ना कि वो पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करना चाह रहे हैं, ख़ासतौर पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के हवाले से। और इस हवाले से उनकी जो कुछ नेगोशिएशंस भी उनकी अमेरिकन के साथ भी हुई हैं, फ्रांस के साथ हुई हैं, ग़ालिबन चाइना की तरफ से भी इस हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो ये मतलब सऊदी अरेबिया का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पसेस हासिल करने को आप बिल्कुल भी रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर तो एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं। तो अगर अब ईरान का भी जिस तरीके से कहा जा रहा है और जो सारा अमेरिकन की तरफ से था कि उनके पास न्यूक्लियर आर्सनल्स हैं, वो जो भी कहें वो पीसफुल पर्पसेस के लिए हैं या नहीं है, तो एसेंशियली इसका मतलब क्या फिर ये नहीं निकलता कि सऊदी अरब भी वो मुल्क बनने जा रहा है जो ये टेक्नोलॉजी हासिल करेगा इवेंचुअली? मैं इसी इशू के ऊपर आ रहा था और इसका लिंक है एक बड़े इशू की तरफ, और उस पर भी बात हुई कि जब उनसे सवाल हुआ सऊदी क्राउन प्रिंस से कि उनका क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि आपको पता है कि कई अरसे से ये एफर्ट हो रही है कि सऊदी अरब जो है वो इसराइल को तस्लीम करे, और अमेरिका की उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। और जब इस हवाले से उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने क्या कहा, आइए वो सुन। जी, सऊदी वलीअहद ने वाज़े तौर पर एक तो इन खबरों की तरदीद की कि जो इसराइल के साथ उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं सऊदी अरब के, वो तातुल का शिकार हैं। वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात बिल्कुल जारी हैं और हर गुजरते दिन के साथ वो शायद मुआहदे के करीब होते जा रहे हैं। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंटली शहबाज जो उन्होंने बात की है कि मुआहदा उसी सूरत में होगा कि जब, स्पेसिफिक तो नहीं उन्होंने कहा, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि जब जो फ़लस्तीन है, क्योंकि सऊदी अरब आपको पता है कि ओवर द ईयर्स फ़लस्तीन की जो कॉज है उसको लीड करता रहा है।